नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में आज भारत का दम दिखेगा। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होगी। याद रखिए, ये यूक्रेन जंग के बाद पहली बार आमने सामने हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन। जिस यूक्रेन की जंग पर अमेरिका से लेकर चीन तक सबकी नजर रहेगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी समरकंद में इस वक्त मौजूद है, लेकिन यह तय नहीं है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात सीधा होगी या नहीं होगी। लेकिन आमना सामना तो होना ही है, क्योंकि ये तमाम सदस्य देश एक ही जगह पर बैठक करने वाले हैं। लद्दाख में एलएसी से चीनी सेना के पीछे हटने से तनाव जरूर कम हुआ है। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर जो डोगरा हॉट स्प्रिंग्स है लद्दाख में, वहां से दोनों की सेना पीछे जरूर हट गई है। लेकिन देखना है कि क्या इसका असर समरकंद में दिखेगा या फिर नहीं। पाकिस्तान में सत्ता बदलने के बाद पहली बार पीएम मोदी और दूसरी तरफ पाक पीएम शहबाज शरीफ आमने सामने होंगे। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद एससीओ की बैठक में राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ दोनों की मुलाकात पर भी सस्पेंस बना हुआ है। एससीओ समिट दुनिया का सबसे बड़ा प्रादेशिक संगठन है। तीन महाशक्ति इसके सदस्य हैं। ऐसे में इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। खास तौर पर अमेरिका की नजर इस पर जरूर रहेगी, ब्रिटेन की नजर जरूर रहेगी, क्योंकि दुनिया के इस हिस्से में तीन महाशक्तियों का आज संगम इस एससीओ में हो रहा है। बैठक होने वाली है और पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायलैटरल बैठक भी होने वाली है। जो टॉप 8 मुल्क हैं इसके सदस्य, उनके चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ ये जानकारी सबसे बड़ी कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ आज मुलाकात होने वाली है। क्या कुछ होगा? सुबह 10:10 पर राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत समारोह होने वाला है। सबको आप आमने सामने देखेंगे। 10:30 बजे पीएम मोदी की 1+1 एससीओ मीटिंग होगी और उसके बाद 12:15 बजे 1+5 एससीओ मीटिंग प्रधानमंत्री की होगी। जो अलग अलग सदस्य देश है, 12:15 बजे समरकंद समझौते पर हस्ताक्षर होना है। क्या समझौता इन मुल्कों में होता है? उज्बेक राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री मोदी के साथ सम्मान में भोज है 2:45 बजे, और उसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक, हाई पावर बैठक जिसे कहा जा सकता है। 4:50 पर उज्बेक राष्ट्रपति से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं समरकंद में किस तरह से स्वागत हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे उनका स्वागत करने के लिए, और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, शी जिनपिंग जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तीन वो महाशक्तियां जो आज इस एससीओ में, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना बरसों पहले हुई थी, आसपास के इलाकों में शांति बहाली के लिए शांघाई, इसीलिए उसका नाम रखा गया शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए 10 बजे अब से 15 मिनट बाद आप समझ लीजिए कि हलचल शुरू हो जाएगी। औपचारिक रूप से स्वागत होगा तमाम राष्ट्राध्यक्षों का, और उसी के साथ फोटो ऑप भी शुरू हो जाएगा। अचल मल्होत्रा जी आर्मेनिया में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब सेवानिवृत्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। इस पूरे इलाके को अच्छी तरह से वो समझते हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि अगर सामरिक तरीके से इसको समझे अचल जी, तो दो बड़ी बातें जिस पर न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की आज नजर रहेगी। देखिए बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं कोविड के बाद, चाहे वो रूस यूक्रेन जंग हो, चाहे गलवान का फेस ऑफ हो, उसके बाद यह आमना सामना होना है। बताएं। सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। कोविड के बाद जो बड़ी बड़ी घटनाएं विश्व में हुई हैं सर, एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग, उसके बाद पुतिन का वहां पर होना और चीन भारत का वहां पर होना, दूसरी तरफ गलवान का फेस ऑफ, लेकिन उसके बाद पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दोनों की ही सेनाओं का पीछे हटना। इन बड़े बदलावों के बाद आज की इस बैठक में जब आमना सामना इन मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों का होगा, दो बड़ी बातें जिस पर पूरे विश्व की नजर रहेंगी। अच्छा जी, देखिए
ये जो हम बात कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी या नहीं होगी, या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उनकी साइडलाइंस पे बात होगी या नहीं होगी, ये सिर्फ एक डायमेंशन है। क्योंकि आफ्टर ऑल ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इस मीटिंग में जो एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट होने वाला वो इसका एक्सपेंशन है। अब इसमें ईरान भी शामिल होगा। अब आप इसके कॉम्पोजिशन पे अगर नजर डालेंगे तो भारत को छोड़कर, चाहे वो चाइना हो और चाहे वो ईरान हो, चाहे वो रशिया हो, वो सभी जो इस समय आज की तारीख में अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के सताए हुए हैं। तो जाहिर है लोगों में एक भावना बनेगी कि क्या ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक एंटी वेस्टर्न अलायंस की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में भारत की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो बैलेंसिंग फैक्टर है। अब भारत के लिए एक चैलेंज होगा कि किस तरह से इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि सिक्योरिटी है, जो कि आपका पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है रीजन में, जो आपका आतंकवाद, टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म की बात है, उसके ऊपर जो है फोकस बना रहे। और उसके साथ साथ जो हमारी कोशिश है कि इस रीजन का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया जाए, कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, तो भारत कोशिश करेगा कि फोकस से हम नहीं हटे और ये कोई एंटी वेस्टर्न अलायंस ही बने। देखिए, गौरतलब बात यह है कि भारत आज की तारीख में अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के दम पे दुनिया की किसी भी मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन का नाम लीजिए, उसमें भारत की प्रेजेंस अगर नहीं हो तो वो खलती है। वो G20 से लेकर ब्रिक से लेकर एससीओ में आ जाइए, कहीं भी चले जाइए, भारत उपस्थित है और भारत किसी के दबाव में कोई अपना जो है पोजीशन नहीं लेता है। चाइना से अगर हमारी बात नहीं होगी तो वो साफ जाहिर है कि भारत जो चाइना का जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें PP15 में, उसे एक टेक्टिकल विड्रॉल और टेक्टिकल मूव मान रहा है। वो मान रहा है कि वो चाइना अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि भारत किसी तरह से बातचीत की टेबल पे आ जाए, कि बॉर्डर इश्यूज को बैक बर्नर पे रख दिया जाए और जो बाकी क्षेत्र हैं उसमें बातचीत की जाए। तो भारत की तरफ से संकेत होगा, अगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं मिलते तो संकेत होगा, भैया अभी जो है पोजीशन, वो स्थिति वैसी नहीं बनी है कि जब तक आप रिजॉल्व नहीं करेंगे हमारे तो ये है। अब अगर कोई और होगा तो मैं आपसे बात नहीं, बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। सीधा चलते हैं, गीता मोहन हमारी सहयोगी इस वक्त समरकंद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता, सबकी नजर इस बात पर होगी, ये तो तय है कि रूस यूक्रेन की जंग के बाद पुतिन के साथ पहली बार यह आमना सामना बायलैटरल होना है, लेकिन दूसरी तरफ शी जिनपिंग से मिले तो भी एक बड़ा संदेश, नहीं मिले तो भी एक बड़ा संदेश कि सिर्फ PP15 का इशू नहीं है। और ये फॉरेन सेक्रेटरी ने भी खुलकर कहा था कि ये सिर्फ एक प्रॉब्लम डाउन है, मतलब एक जो हमारी समस्या थी वो खत्म हुई है, जो स्ट्रेटेजिक विड्रॉल हुआ है। अंजना, अगर नहीं मिले तो ज्यादा बड़ी खबर होगी, लेकिन इस मुद्दे पे बात करने से पहले आपको जरा माहौल दिखा दे, जरा यहाँ का समरकंद में ये जो इटर्नल सिटी बनाया है उसका सेटिंग दिखा दे। हमारे पीछे जो बिल्डिंग्स है, आपको सिक्योरिटी के पीछे बहुत वहां पे वो मेन कन्वेंशन सेंटर है। कुछ ही देर में ये होटल्स हैं जो नए बने हैं, ये पूरा सिटी नया बना है एससीओ समिट के लिए। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन्हीं में से एक होटल में रह रहे हैं। कैवलकेड लग चुकी है, तो कुछ ही देर में सारे लीडर्स यहां से निकलकर इस कन्वेंशन सेंटर में जाने वाले हैं और वहां पर ग्रुप फोटो होगा, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होगा। अब आपके सवाल पर आते हैं अंजना, आपने पूछा कि क्या चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होगी या नहीं होती है, तब भी बड़ी खबर नहीं होती तो मैं कह रही हूँ कि ज्यादा बड़ी खबर है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा चीन को कि इट इज नॉट बिजनेस एज यूजुअल। जब तक आप डेप्सैंग डेमचौक को खाली नहीं करते हैं तब तक कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन क्योंकि गोगरा हॉट स्प्रिंग से डिसएंगेजमेंट हुआ है, एटलीस्ट माहौल ऐसा तो बन गया है अंजना कि वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर ना करें। कौन सी ऐसी मीटिंग है जहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक ऐसा माहौल होगा जहां पर शायद ये दो लीडर्स एक दूसरे से बात कर सके? वो है जो पहला सेशन है एससीओ समिट में ग्रुप फोटो के बाद, रिस्ट्रिक्टेड डायलॉग 1+1, यानी कि 8 लीडर्स
और उनके इंटरप्रेटर्स ही कमरे में होंगे और कोई नहीं होगा। जब 8 लीडर्स एक कमरे में हैं तो बहुत छोटा गैदरिंग होता है, तो आमना सामना हो ही जाएगा। क्योंकि डिसएंगेजमेंट हुआ है इसीलिए ये एक दूसरे को इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन अगर बातचीत करते भी हैं तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात, भारत की बात आगे रखेंगे कि बाकी जो जगह है उस वहां से डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन की जरूरत है। चीन के राष्ट्रपति चीन की बात आगे रख सकते हैं। जो चीन का सबसे बड़ा कंसर्न रहा है, अगर आप प्रेस स्टेटमेंट देखें तो बार बार वो वही बात दोहराते हैं कि उनके जो एप्स हैं, उनकी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जिस पर बैन और रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है भारत ने, वो उठाया जाए। तो शायद अगर बातचीत हो कंसर्न्स या विवादों को लेकर ही होगा। फॉरवर्ड मूवमेंट में अगर बात करनी है तो चीन को इंटेंट दिखाना होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल या पुल साइड अगर की बात करें तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ है। यहाँ पर भी माहौल बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था बाढ़ को लेकर, तो अगर आमने सामने हो जाते हैं प्रधानमंत्री वही बात इन पर्सन शहबाज शरीफ के आगे रखेंगे और शायद असिस्टेंस की बात करेंगे। कुछ ही देर में मुझे लगता है वहां हलचल की शुरुआत हो जाएगी। औपचारिक स्वागत होना है। गीता मोहन बनी हुई है हमारे साथ समरकंद से, तस्वीरें आप दिखाते रहिए वहां की। आपका रुख फिर से करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं, मेजर जनरल मैस्टन, मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूं। दोनों ही अगर आप देखें, चीन और पाकिस्तान, और जिस तरह से ये एक क्लोज डोर मीटिंग हो रही है, आमना सामना तो होना ही है, लेकिन एक बड़ा संदेश भारत की तरफ से भी देने की कोशिश साफ दिखाई देगी, क्योंकि अभी तक जो पीएम का प्लान आया है उसमें सिर्फ 3 बायलैटरल है, रशिया के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ और ईरान के साथ। ईरान पर भी नजर रहेगी, लेकिन चीन और पाकिस्तान के साथ नहीं बायलैटरल करना भी अपने आप में एक बड़ा संदेश हो सकता है। जनरल मैस्टर। अंजुना, जय हिंद। आपने जो इश्यू उठाया है मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। मेरे को लगता है बातचीत ना करना से बहुत बड़ा संदेश जाता है, लेकिन सवाल उठता है अंजना, क्या पहल शायद चीन या पाकिस्तान कर सकता है, ये इनिशिएटिव ले सकता है? मेरे को लगता है ये एक ब्लॉक दिखता हुआ दिख रहा है जो नाटो के अगेंस्ट है, और खासकर इसमें रशिया और चाइना अभी लीड रोल ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये ब्लॉक उभरता हुआ दिख रहा है तो इंडिया की इंपॉर्टेंस आज की तारीख में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। सब इंडिया को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का जो स्टांस रहा है वो हमारा नेशनल हित, नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए हमारी पॉलिसी चल रही है, और बिल्कुल ठीक है। और हम ये भी बिलीव करते हैं कि जो भी इश्यू है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी से रिजॉल्व किए जाए। अब सवाल उठता है ये दोनों देशों के साथ क्या मीटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होती है मैसेज जाता है, अगर होती है पहली बात शायद रूस के कहने पे ये खासकर चीन के प्रेसिडेंट शायद मीटिंग कर ले और इनिशिएटिव वो लेंगे। अब सवाल उठता है अगर मीटिंग होती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोल सकते हैं। मेरे को लगता है देखिए इंडिया की स्टैंड बहुत क्लियर है। पहली बात हमें समझना चाहिए ये दोनों देश हमारे नेबरिंग पड़ोसी देश हैं, ये एक एग्जिस्टेंस और रियलिटी है, लेकिन इनको डील कैसे करना है। इतिहास में अगर जाते हैं चीन को देखिए, 1950 से पहले जब चिंग काई शेक की गवर्नमेंट थे उसका अलाइनमेंट और टिल्ट इंडिया की तरफ था। वो जब इंडिया में भी विजिट करने आ रहे थे तो मुस्लिम लीग से जब मीटिंग होनी थी उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला इलेक्टेड गवर्नमेंट से करेंगे। उसके बाद आप देखिए 50 में जब ये कम्युनिस्ट पार्टी आ गई, उन्होंने हमारे टेरिटरी अक्साई चिन में, वो उस समय डिस्प्यूटेड जरूर था, उन्होंने अक्साई चिन जो वेस्टर्न हाईवे बनाया, अक्साई चिन, और आज की तारीख में अक्साई चिन उनके पास है, वो रियलिटी है। फिर उसके बाद 62 वॉर हुआ, 67 में नथुला जहां पर मैंने अपनी ब्रिगेड कमांड की है, यही चाइनीज ने हमारे जवानों पे, राजपूत और ग्रेनेडियर्स पलटन थी, वो सिर्फ वहां बाढ़ वार लगा रहे थे, उनके ऊपर फायरिंग किया। उसके बाद आपने देखा है चाहे डोकलम हो चाहे किधर भी हो, गलवान में इन्होंने क्या क्या किया। तो क्या इस देश पे भरोसा किया जा सकता है? मेरे को साफ इसका जवाब है नहीं। अभी हमारे को चीन के साथ बहुत स्टर्न स्टैंड लेना पड़ेगा। उनको अभी एक और चीज अंजना मेरे को बतानी है कि आज अरुणाचल प्रदेश हमारी टेरिटरी है, उसको कार्टोग्राफिक एग्रेशन, मतलब उन्होंने अपने मैप में उसको अपनी टेरिटरी दिखाया हुआ है, ये भी बिल्कुल गलत है। ये सब देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सख्त लफ्जों में बताना चाहिए कि ये हमें मंजूर नहीं है जो भी आपकी ये नीति है, और आपको अगर डायलॉग और डिप्लोमेसी करना है
तो इट हैज टू बी ट्रू, हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, Coming जो on to बड़ी Pakistan. बातें हैं, बिल्कुल मैं लौट रही हूं सर आपके पास, जो बड़ी बातें अपने दर्शकों को एक बार बता दें। देखिए, रूस यूक्रेन की जंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मुलाकात होगी व्लादिमीर पुतिन से। आपने देखा था भारत ने कैसे तटस्थ रहकर इस जंग में एक संदेश भी दिया, यूक्रेन को दवाइयां भी भेजी, लेकिन हर मुल्क कैसे अपनी सुरक्षा और अपने फैसले लेता है इस पर भी वो कायम रहा। इस तरह की कूटनीति हमने दिखाई जिसकी सराहना पूरी दुनिया में हुई, और अमेरिका जैसा मुल्क भी यह समझने को मजबूर हुआ कि हर देश और उसका इंटरेस्ट, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो निजी सोच है अपनी जनता के लिए, उसके फायदे को देखते ही वो कोई भी फैसला लेगा, और भारत ने जो फैसला लिया उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सका। सैयद जफर इस्लाम साहब, आज प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है, बायलैटरल है पुतिन के साथ, वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के साथ अभी तक के प्लान के मुताबिक नहीं है। क्या संदेश दे रही है सरकार? और सवाल यह भी है कि जिसके साथ शुरुआत की थी हमारे पहले मेहमान ने, कि क्वाड से लेकर G20 हर जगह आज भारत सदस्य है। अगले साल भारत में हम G20 होस्ट करने वाले हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं। तो भारत का जो एक इमर्जेंस है और दूसरी तरफ जो एक संदेश है, शहबाज शरीफ की हम फोटो दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पुतिन मोदी की मुलाकात होगी, शहबाज और शी जिनपिंग के साथ नहीं होगी। क्या संदेश मिस्टर इस्लाम? देखिए अंजना जी, पिछले 8 सालों में हाँ, भारत एक बहुत मजबूत देश उभर के आया है। हमारी कूटनीति इस तरह की रही है जिससे कि हमने इस बात को पूरी दुनिया को मनवा दिया है कि भारत अपनी हित की रक्षा करेगा, अपने हित से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जैसा आप लोगों ने कहा, जैसा राजदूत साहब भी कह रहे थे, पूर्व राजदूत बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमें अपने हितों की रक्षा करनी है, और उसकी वो बिल्कुल साफ लफ्जों में हम बता देते हैं। लेकिन इस जो एससीओ मीटिंग हो रही है, पहली बार जो है, जो कोविड के बाद पहली बार फेस टू फेस मीटिंग हो रही थी। अब तक जब भी हुआ ऑनलाइन मीटिंग हुई और जूम मीटिंग पे हुई, लेकिन पहली बार जो है वो फेस टू फेस मीटिंग हो रही है। इसके बहुत बड़े माने हैं। भारत जो देखिए, चाहे वो क्वाड हो, चाहे और भी ऐसी जंग G20 हो, चाहे एससीओ, हर जगह भारत का प्रेजेंस दुनिया चाहती है। उसकी बहुत सारी वजूहत है। पहली वजह यह है कि भारत एक मजबूत कंट्री है, यहाँ पर इकोनॉमी जो है बहुत स्ट्रांग है, यहाँ मार्केट बहुत बड़ा है, और ये जो है इमर्जिंग मार्केट है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है। सबकी नजर हिंदुस्तान के मार्केट पे रहती है, हर दुनिया के हर कंट्री की नजर रहती है। ये बहुत बड़ा हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात जो है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ये बराबर जो है डायनेमिक प्रोसेस है, और वो भारत आज ये एससीओ मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री जी वहां पर है, कौन सा बायलैटरल होगा, कौन सा नहीं होगा, ये सारी चीजें जो है पहले से, बहुत पहले से इस पर चर्चा होती है। एक डिसीजन लेता है देश लेता है और सरकार लेती है कि किस तरह का मैसेज इस मीटिंग में देना है और क्या हमारे चीजें हैं जो मनवानी। आज मैं कह सकता हूं कि चाहे ईरान से मीटिंग है, उसका अपने एक बहुत बड़ा जो है माने रखता है। ईरान के साथ मीटिंग करना, इब्राहिम रईसी के साथ मीटिंग करना, अपने आप में कुछ मैसेज है पूरे दुनिया वालों के लिए कि हाँ, ये देश कुछ बातें करना चाह रहा है। अगर हम रशिया से गैस ले सकते हैं तो हम ईरान से भी ले सकते हैं, हम और भी जगह से ले सकते हैं। अमेरिका को इस बात का पता चलना चाहिए कि हम अपने देश के लिए अगर सस्ती दरों पे चीजें मिल रही हैं जो अब देश की जरूरत है, तो इस देश की जरूरत को पूरा करने के लिए एक मजबूत सरकार उस चीज को लेगी। हमें डरना नहीं है, अब हम डरते नहीं, ये डरने वाला मुल्क नहीं है जो पहले होता था। हाँ, लेकिन यह है कि हम समझदारी से काम लेते हैं, हम पोजीशन को, बैलेंसिंग एक्ट जो बोलते हैं उसको ध्यान में रखते हैं। जैसा आपने सही कहा अंजना जी कि यूक्रेन वॉर के बाद हमने कोई अपने हितों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन हमने वहां पर भी देखा कि हमने जो स्टैंड लेना था और वो स्टैंड लिया। बल्कि देखिए, मैं खुद अपने आप को एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बताता हूं कि इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन में मैं भारत की तरफ से गया था, और वहां पर ऐसी सिचुएशन थी, यूक्रेन वॉर बिल्कुल एकदम अपने चरम पे था, वहां हमें वोटिंग हुई थी, लेकिन हम उस वोटिंग में नहीं गए। हमने सब कुछ बोला, लेकिन वोटिंग के टाइम में हम अलग हुए, इसलिए कि हमारी नीति थी। बाकी देशों ने वो अपने हिसाब से चेंज किया, एक दिन नहीं, लेकिन एक दिन कुछ बोला, लेकिन दूसरे दिन वोटिंग में बैठ गए, और जो अमेरिका के फेवर में किया, या जो भी वहां मोशन जो मूव हुआ था उसके फेवर में किया, लेकिन हम नहीं गए। इसलिए भारत मैसेज बिल्कुल साफ देता है, हमें अपने हितों की रक्षा करना है, और आज इस पोजीशन पे हिंदुस्तान है, चाहे इकोनॉमी के लिए बहुत स्ट्रांग है, मार्केट है, बहुत सारी चीजें हैं, कि हम इस तरह से अपनी बातें जो है दुनिया को बता सकते हैं, मनवा सकते हैं, समझा सकते हैं, और एक अच्छे देश की तरह
क्योंकि ठीक है। हमें एससीओ समिट पर ये विशेष कवरेज आप देख रहे हैं। समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आई हैं। जी हां, आपसे कुछ ही देर में तमाम राष्ट्राध्यक्षों का औपचारिक स्वागत होगा। 2019 के बाद ठीक 13 साल बाद यह आमना सामना होगा शी जिनपिंग के साथ। ब्राजीलिया में मिले थे ब्रिक्स सम्मेलन में 2019 में दोनों, और उसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ यह आमना सामना 13 साल बाद, 3 साल बाद, मुझे माफ कीजिएगा, 3 साल बाद होने वाला है। समरकंद में 2019 में मिले थे। थोड़ी देर में ही एससीओ की बैठक में राष्ट्राध्यक्षों का औपचारिक स्वागत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। काफिला वहां पर प्रधानमंत्री का पहुंच चुका है और समरकंद में उनका इस वक्त स्वागत हो रहा है। औपचारिक तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ जो 8 राष्ट्राध्यक्ष जो सदस्य देश हैं उनके भी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद में एससीओ समिट सेंटर में पहुंचते हुए सभी का अभी औपचारिक स्वागत होगा, जिसके बाद एक फोटो ऑप भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि चाहे वो G20 हो, एससीओ हो, भारत की धमक दिखाई देगी। चीन से लेकर पाकिस्तान सबकी धड़कनें तेज होंगी, क्योंकि बायलैटरल को लेकर जो अभी तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आया है उसमें एक सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है। भारत जो कि एससीओ से लेकर G20 हर ऐसे बड़े संगठन में, क्वाड, जितने भी बड़े संगठन हैं विश्व के, उन सब का सदस्य, यह बताता है कि भारत की उभरती हुई शक्ति को पूरी दुनिया पहचानती है और आज उसी का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री समरकंद में कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे, आप में भी उतना ही जोश है समरकंद संवाद को लेकर, क्योंकि यह साफ है कि व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है, लेकिन बायलैटरल के अभी तक संकेत नहीं दिख रहे हैं चीन और पाकिस्तान के साथ। क्या ये एक बड़ा संदेश नहीं है? अंजना जी, जितनी उत्साहित आप हैं उतने ही उत्साहित हम सब लोग हैं। भारत एक सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में एक मजबूत और इंडिपेंडेंट देश है और अपने हितों की रक्षा करना जानता है। और ये पिछले 8 साल से नहीं है जफर साहब, ये पिछले 75 सालों से है। सरकारें कोई रही हो, हमारे घरेलू मुद्दों पर राजनीति कुछ भी रही हो, लेकिन अगर भारत का प्रधानमंत्री कहीं प्रतिनिधित्व करता है तो वो सर्वशक्तिमान होता है। एक बात। दूसरी बात, भारत की विदेश नीति कुछ भी होगी, भारत के प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहेंगे, पूरा देश उनके साथ एक स्वर में खड़ा होगा। वो किसी से बात करते हैं उसका भी स्वागत, नहीं बात करते हैं उसका भी स्वागत। हाँ, एक चीज जरूर देखनी पड़ेगी कि भारत अपने सामरिक हितों की रक्षा करना जानता है अच्छे तरीके से, और भारत उचित निर्णय लेगा कि वो चीन से बात करता है या नहीं करता है, पाकिस्तान से बात करता है या नहीं करता है। घरेलू मुद्दों पर हम जरूर बात करेंगे, वो अपने घर के अंदर बात करेंगे, लेकिन आज राजनीतिक विभेद का समय नहीं है। आज विदेश नीति को, रक्षा नीति को और सामरिक नीति को भारत सरकार की जितनी भी रहेगी, पूरी कांग्रेस और पूरा देश उसका समर्थन करेगा। हम एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और हमें विश्वास भी है कि भारत तब तक कोई बात चीन से नहीं इनिशिएट करेगा, चीन से भारत, ठीक है ना, जब तक कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति भारत की सीमाओं पर, चीन की सीमाओं पर नहीं आ जाती है। दूसरी बात जो आपने कही कि चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, और चाहे हमारी इस समय एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस जगह हो, भारत जिस जगह पर बैठा हुआ है और भारत की जो जनसंख्या है और भारत की जो सामरिक ताकत है, उसको चुनौती देने की न तो क्षमता किसी में है और न ही किसी में हैसियत है। तो हम तो पूरी तरीके से भारत की सरकार के साथ में। बिल्कुल। गीता मोहन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, अंदर की तस्वीरें आ रही हैं, कुछ ही देर में मुझे लगता है औपचारिक स्वागत का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। गीता जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देखें, ये वो कांग्रेस सेंटर है जहाँ पर अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और बाकी लीडर्स भी पहुंच चुके हैं। और फॉर्मल जो मीटिंग है, जो सबसे पहला मीटिंग है अंजना, वो रिस्ट्रिक्टेड डायलॉग है 1+1, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बाकी 8 मेंबर स्टेट्स और उनके इंटरप्रेटर्स, और इसके अलावा कोई नहीं होगा कमरे में। तो वही एक मौका है शायद अंजना, जहाँ पर अगर आमने सामने हो जाते हैं चीन के राष्ट्रपति के साथ या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, तो शायद इनफॉर्मली कुछ बात हो सकती है।
स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल इन दोनों लीडर्स के साथ बिल्कुल नहीं है। और जैसे हमारे गेस्ट अभी बोल रहे थे कि नहीं होगी बातचीत या नहीं होनी चाहिए, अगर बातचीत होती है तो खबर है, लेकिन अगर बातचीत नहीं होती है अंजना तो बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि बातचीत नहीं होने का मतलब है भारत एक बहुत स्ट्रांग मैसेज भेज रहा है चीन को कि जी गोगरा हॉट स्प्रिंग्स तो हो गया, लेकिन जब तक डेमचौक, डेप्सांग टेंशंस, आपके चीनी फोर्सेस तैनात रहेंगे LAC पर और जहां जहां ट्रांसग्रेशन किया है वहां पर, तो तब तक बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। बिल्कुल। और अगर हम पूरी शक्ति को एक बार SCO पर जरा चर्चा कर लें गीता, तो जिस तरह से शुरुआत हुई थी, 5 मुल्क थे, शांघाई 5 जिन्हें नाम दिया गया था, और उसके बाद से कई मुल्क, उसमें भारत की भूमिका 1996 में शुरुआत हुई चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान के साथ, लेकिन भारत उसमें शामिल हुआ, पाकिस्तान, अब ईरान को शामिल कर रहे हैं। धीरे धीरे ये ताकत बढ़ती चली गई, लेकिन आज जितने भी विश्व के बड़े संगठन हैं उन सब में भारत की मौजूदगी ये बताता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण अंग बन गया है वैश्विक संगठनों का। उसकी मौजूदगी सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने कहा, जिन देशों को आपने गिना, अगर आप देखें इस ऑर्गेनाइजेशन में जो सेंट्रलिटी है वो सेंट्रल एशिया की है। और सेंट्रल एशिया भारत के लिए, रूस के लिए, चीन के लिए, अमेरिका के लिए अंजना बहुत अहम हो गया है अगर आप अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी और स्थिरता चाहते हैं। और सेंट्रल एशिया को इंगेज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब बातचीत हो रही थी, भारत ने पहले ही कह दिया था कि वो SCO का मेंबर बनना चाहता है, क्योंकि रूस और चीन के जो स्ट्रांग होल्ड है, जो फुट होल्ड है इस रीजन में, उसमें अगर भारत को अपनी जगह बनानी है तो SCO के द्वारा ही बना सकते हैं। जो कॉन्वर्सेशंस यहाँ पे हो रहा है, चाहे वो ट्रेड का हो, कोऑपरेशन का हो, सिक्योरिटी का हो और कनेक्टिविटी का हो, ये सब सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के इर्द गिर्द है। आज तालिबान को यहाँ पे नहीं बुलाया है। आप देखें अंजना, अमेरिका तालिबान को एंगेज कर रहा है, लेकिन SCO ने कहा है कि जब तक विमेन्स राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता अफगानिस्तान, जब तक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिलता तालिबान को, तो तालिबान यहाँ नहीं आ रही है। आएगा। बिल्कुल, तस्वीरें आ रही हैं गीता, एक बार अपने दर्शकों को भी बता दें, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए हैं, उनका स्वागत हो रहा है, और जो तस्वीरों में समझ में आया, उज्बेक राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव उनका स्वागत वहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी औपचारिक रूप से वहां पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद सबका स्वागत किया जाएगा। गीता, अपनी बात जारी रखें। जी बिल्कुल, अगर आप विजुअल्स में देखें आपको नजर आएगा, जब कल के विजुअल्स थे उसमें भी आपको नजर आया होगा अंजना, उत्साह बहुत है यहाँ पे मोदी के आने का और उनके इस पूरे शंघाई कोऑपरेशन में शामिल होने का। ये पहली बार नहीं है, हमेशा से काफी इंपॉर्टेंट रहा है भारत SCO में, जब से मेंबर बना है काफी इंपॉर्टेंट है। और 2023 में ये SCO समिट भारत में होने वाला है, नई दिल्ली में होने वाला है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पहली बार भारत इस SCO समिट को होस्ट करेगा मेंबर बनने के बाद। तो जो कॉन्वर्सेशन है वो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के इर्द गिर्द है, और अमेरिका चाहता है, अमेरिका दूर से देख जरूर रहा है, वेस्ट दूर से देख जरूर रहे हैं, आपत्ति भी जताते हैं, कहते हैं कि देखिए लाइन ऑफ डिक्टेटर्स हैं, रूस, चीन और अब ईरान भी नजर आ रहा है, उज्बेकिस्तान, जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कोई खासा डेमोक्रेटिक नेशंस तो है नहीं। तो इसीलिए ये बड़ी जल्दी इनको कंडेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मेट देखें और कोऑपरेशन देखें SCO का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। भारत का बहुत यूनिक पोजीशन है यहाँ पर अंजना। एक तरफ हम क्वाड के भी हिस्सा हैं, G20 में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, G7 में गेस्ट की तरह इन्वाइट होते हैं, दूसरी तरफ SCO का भी हिस्सा है। तो अगर आपको चीन को कंटेन करना है तो आपको क्वाड में बैठना होगा, लेकिन अगर आपको सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान जो हमारे करीब है, हम भारत बहुत करीब है अफगानिस्तान के, अगर वहां पे आपको स्थिरता चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन बढ़े, तो आपको SCO का भाग होना होगा, वरना रूस और चीन डोमिनेटिंग कंट्रीज हो जाते हैं इस ग्रुपिंग में और भारत पीछे रह जाएगा। तो भारत अपना हित देख रहा है, चाहे दुनिया कुछ भी कह ले अंजना, भारत को अपने हितों का और अपने इंटरेस्ट को के मद्देनजर अपने फैसले लेने चाहिए, और वही कर रहा है भारत यहाँ पर। और जो आउटकम डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा,
नरेंद्र मोदी भी पहुंचते ही जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिलीज किया, उसमें कहा कि म्यूचुअल एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम डॉक्यूमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होंगे, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, कनेक्टिविटी को लेकर हो, सिक्योरिटी को लेकर हो, या फिर आतंकवाद। एससीओ एक ऐसा फोरम है जहां पे एक अलग फॉर्मेट है जिसे कहते हैं रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, रैट्स। एससीओ रैट्स का स्ट्रक्चर आतंकवाद के खिलाफ काम करता है। हाँ, जाहिर सी बात है, भारत और पाकिस्तान जिस कमरे में बैठे हो, दे विल नेवर सी आई टू आई व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, लेकिन फिर भी यही एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर बायलैटरल फ्रिक्शन पॉइंट्स, यानी कि जो विवाद भारत और पाकिस्तान या चीन और भारत के बीच है, वो एससीओ को ओवरशैडो नहीं करता। कोई और फॉर्मेट अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के विवाद हमेशा उस फॉर्मेट को ओवरशैडो कर देते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि अगले साल जब एससीओ समिट भारत में होगा, पाकिस्तान को भी आना होगा। ये भी एक रीजन है कि भारत चाहेगा कि चीन और पाकिस्तान के साथ माहौल बहुत खराब ना हो, क्योंकि अगले साल भारत को होस्ट करना है और माहौल बिगाड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर ये लीडर्स कहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हम भारत नहीं आ सकते हैं, और चीन तो जाहिर सी बात है नहीं कहेगा। गीता, मुझे लगता है कि आज की इस बैठक के पहले शी जिनपिंग ने अगर फैसला लिया कि जल्द से, आप देखिए किस तेजी से किया गया, 2 दिन पहले जाकर डिसएंगेजमेंट पूरा खत्म हुआ है डोगरा हॉट स्प्रिंग्स में PP515 पर। यह संकेत है कि उन्हें भी पता है कि लाइन पर आना पड़ेगा। हालांकि जैसा बार बार आप कह रही हैं, डेप्सांग हो, डेमचौक हो, इन जगहों को लेकर भारत एक तटस्थ संकेत जरूर दे रहा है, लेकिन चीन को भी एहसास है, और ऐसा ही पाकिस्तान को भी होगा, कि आपको अपनी स्थिति सुधारनी पड़ेगी। अगले साल हम एससीओ, G20 सब होस्ट कर रहे हैं गीता। बिल्कुल, G20, एससीओ, सारे बड़े समिट्स भारत में होने वाले हैं। लेकिन आपने सही कहा कि एहसास है। FATF का जो फैसला है वो इस साल के एंड में होने वाला है पाकिस्तान के लिए। मसूद अजहर को लेकर अभी भी बहुत बड़ा विवाद हो रखा है, न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच अंजना, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, जहां पे कुछ ही दिन पहले अफगानिस्तान ने कहा है कि मसूद अजहर पाकिस्तान के प्रोटेक्शन के अंडर पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान अपना पल्ला झाड़ रहा था और कह रहा था कि नहीं, मसूद अजहर तो अफगानिस्तान में है। दूसरा मुद्दा चीन के लिए मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको ये सारे विवाद खत्म करने होंगे इससे पहले कि कोई भी बायलैटरल बातचीत हो। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे तमाम मेहमान जो हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, बहुत सारे संकेत हैं। अगर हम इसको देखें तो सैयद जफर इस्लाम साहब, एक तरफ हम ऐसी बैठक में जा रहे हैं जहां तालिबान को भी एक तरह से नहीं बुलाकर एक बड़ा संकेत दिया गया है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ क्या हम एक तटस्थ स्टैंड यहां पर ले पाएंगे? मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान पर क्या हम दबाव बना पाएंगे? क्या डेप्सांग, डेमचौक को लेकर हम एक मजबूत दबाव चीन पर बना पाएंगे? इन सब पर नजर रहेगी दुनिया की। हालांकि प्रधानमंत्री आज क्या कुछ वहां पर कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या उनका संकेत रहता है, इस पर भी सबकी नजर। अब मसूद अजहर को देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भिड़ गई, पाकिस्तान की तरफ से आरोप लग गया कि अफगानिस्तान में छुपा है, अफगानिस्तान कह रहा है नहीं, पाकिस्तान में ही बैठा है, वहीं पर उसको सुरक्षा दी जा रही है। तो ये तो हालत है, और ये वही मसूद अजहर है, ये वही लश्कर-ए-तैयबा है, वही जैश-ए-मोहम्मद है, जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने के लिए जब जब कदम आगे बढ़ता है तो चीन उसको ब्लॉक करता है। तो चीन और पाकिस्तान की साठगांठ किसी से छिपी नहीं है। जफर इस्लाम, देखिए अंजना जी, ये आपने सही कहा कि आज भारत सभी ऐसे ब्लॉक का मेंबर है, ऐसे समिट का मेंबर है, ऐसे जो संगठन है उनका मेंबर है। लेकिन 2 अहम बात बताऊंगा। आप अभी राजपूत साहब कह रहे थे, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए एक छोटी सी बात कहूंगा। देखिए, आप कह सकते हैं कि भारत पहले भी मजबूत था, मैं मानता हूं देश हमारा बराबर से मजबूत रहा, लीडरशिप मजबूत नहीं थी। इसलिए देखिए, एक फ्रेजाइल 5 नेशन और एक दुनिया में सबसे स्ट्रांग जो इकोनॉमी में आज उभरता हुआ नेशन है वो भारत है। दोनों में फर्क है। उसी तरह से हम अपनी बात कहने में सक्षम नहीं थे उस वक्त, अब दुनिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं रखते थे। पिछले 8 सालों में हमने अपनी बातें दुनिया के प्लेटफॉर्म पर रखा है, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने का जो हमने जो कोशिश की है वो सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमने उससे लड़ाई की है। और ये तस्वीरें आ गई हैं एससीओ समिट की, हम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भी मौजूद है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये ग्रुप फोटोग्राफ है, व्लादिमीर पुतिन को आप देख सकते हैं। ये ग्रुप फोटोग्राफ जो कि लाइव तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद और तमाम राष्ट्राध्यक्षों को आप देख रहे हैं, जिसमें उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद हैं, शी जिनपिंग,
पुतिन सभी दिखाई दे रहे हैं और शवकत मिर्जियोयेव जो राष्ट्रपति हैं उज्बेकिस्तान के, पहले सभी ने अपने अपने राष्ट्रीय झंडे के सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचाई, सभी का औपचारिक स्वागत किया गया है। उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एससीओ समिट की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। शाहबाज शरीफ, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रुप फोटो के बाद सभी आगे की समिट के लिए बढ़ रहे हैं। उज्बेकिस्तान में एससीओ बैठक से पहले बहुत बड़ा ये संगठन बन गया। शंघाई 5 के नाम से इसकी शुरुआत 96 में हुई थी। तब इसमें न चीन था, न भारत, न पाकिस्तान, लेकिन भारत भी इसमें शामिल हुआ। इस बार ईरान को शामिल किया जा रहा है और कूटनीति के नजरिए से अगर इसको देखिए तो ये भी एक दिलचस्प चीज है। आप देख सकते हैं ये ग्रुप फोटोग्राफ जो कि लाइव तस्वीरें हैं समरकंद उज्बेकिस्तान में। अचल जी, मैं एक कमेंट आपसे अब चाहूंगी क्योंकि अब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। एक हाई पावर मीटिंग और एक ऐसा संवाद जो इस पूरे इलाके में तय करेगा कि हमारे इन देशों की नीतियां क्या होंगी, एक दूसरे की तरफ, विश्व की तरफ, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ, पश्चिमी देशों की तरफ। एक बहुत बड़ा पावर हाउस आप इसे कह सकते हैं। आज ये तस्वीर बयां कर रही है। जी हाँ अंजना जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि सेंट्रल एशिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1995 से इवॉल्व हुई है। शुरू में इसका फोकस में इसमें रशिया और चाइना दो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे। बाकी कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी जिसमें कजाकिस्तान को छोड़कर बाकी ज्यादा इतने उनकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर बाद में उज्बेकिस्तान ज्वाइन किया और 2001 से ये फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना। और भारत की जो सेंट्रल एशिया कनेक्ट पॉलिसी है और जो भारत के सामरिक वहाँ जो इंटरेस्ट है उस रीजन को देखते हुए ये बहुत ही जरूरी था कि भारत इसके साथ जुड़े। और ये कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, रशिया ने भी कोशिश करी। जब रशिया ने कोशिश करी भारत को इससे जोड़ने के लिए तो उसके पीछे उसकी मंशा ये थी कि वो चाइना को बैलेंस करना चाहता था। और इस बारगेनिंग में पाकिस्तान भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया क्योंकि चाइना पाकिस्तान को ले आया। हालांकि पाकिस्तान की इसमें वैल्यू जो है वो जीरो है, वो किसी भी हिसाब से इसे कंट्रीब्यूट नहीं करता, ना ही इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल एशिया में सिक्योरिटी, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म को एड्रेस करने का जो इनिशियल था। अब तो खैर बहुत बड़ा कैनवस बहुत बड़ा हो गया है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात है, कनेक्टिविटी की बात है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आ गई हैं इसके अंदर। एनवायरनमेंट आ गया है, कोविड के चलते और बहुत से इश्यूज इसके अंदर आ गए। कुल मिला के एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रीजन में तो कम से कम बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ये अभी दुर्भाग्य की बात है कि इस समय इसमें जो दो बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया और चाइना, वो अभी फिलहाल आई टू आई नहीं देख रहे हैं। कुछ विवाद है, लेकिन अगर इन दोनों में, जैसे भारत ने एक पहल की थी और भारत ने चाइना से कहा था कि अगर एशिया 21st सेंचुरी को एशिया की सेंचुरी होना है तो भारत और चीन को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन चाइना की अप्रोच अलग रही है। वो अकेले ही हॉक करना चाहते हैं, वो एशिया की सुपर पावर बनना ही चाहते हैं। साथ नाम लिया ना लिया हो अचल जी, प्रधानमंत्री ने कई बार चीन की विस्तारवाद नीति का बिना नाम लिए जबरदस्त उस पर टिप्पणियां की हैं और बहुत सख्ती के साथ की हैं। जी आगे ना जी, वो तो बिल्कुल डिप्लोमेसी में यही तो होता है, जो डिप्लोमेटिक अप्रोच होती है। आप जब कहते हैं तो भी एक उसमें बात होती है, जब कई बार ना कह के भी आप बहुत कुछ बहुत बड़ा संदेश देते हैं। आपकी इसी बात के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जनरल नसीम, मैं आपके पास भी आऊंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। कुछ ही देर में जानकारियां आनी शुरू होंगी कि किसके साथ मुलाकात हो रही है, क्या कुछ बातचीत हो रही है, किस तरह से औपचारिक स्वागत हो रहा है। ये तस्वीरें हैं राष्ट्राध्यक्षों की, 8 मुल्क, उनके राष्ट्राध्यक्ष। वहां पर जब शुरुआत हुई थी 96 में, तब चीन के साथ जो देश थे उसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल नहीं था, जहां आज ये हो रहा है समरकंद में। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। जैसा अचल जी ने भी बताया कि रूस भारत को लेकर आया चीन को बैलेंस करने के लिए, फिर चीन पाकिस्तान को लेकर आया इंडिया को बैलेंस करने के लिए। ये कूटनीति के कई सारे ऐसे दाव पेच होते हैं जिसको धीरे धीरे आप समझेंगे।